किसी बंदे ने किसी और मुल्क में रेफ्यूजी क्लेम डाला हुआ था, क्या वो अलाउ होता है कि वो केस डाल सकेगा यहाँ पे? आप इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड की तरफ नहीं जाएंगे, आपको सीबीएसई देगी प्रा, उस टीम के अंदर रिफ्यूजी क्लेम है, चलेगा, जिसको हम दूसरा स्टेज कहते हैं रेफ्यूजी अपील डिवीजन। अगर इसमें भी केस रिफ्यूज हो जाता है, आगे क्या क्लाइंट के पास ऑप्शन होती है? फेडरल कोर्ट जो आपका केस है किसी और ऑफिसर के पास भेज देती है फॉर रीडिटर्मिनेशन। हम फेडरल कोर्ट के अंदर आपके लिए स्टे की अर्जी भी डालते हैं। पहले 3 स्टेजेस के ऊपर केस रिफ्यूज हो रहा है, तो एचएनसी में कैसे आपको केस मिलता है, किस ग्राउंड पे? आपको निकालने से कनाडा को क्या नुकसान होगा, आपको शो करना है कि आप एक एसेट है कनाडा के लिए। लोग ये सवाल करते हैं कि जी अब हमने तो फीस पे कर दी थी आईआरबी के केस के लिए, आगे जुडिशियल रिव्यू या एचएनसी के लिए हम दोबारा फी पे करेंगे या नहीं? इट ऑल डिपेंड्स केस टू केस एंड इट ऑल डिपेंड्स केस को हमें विन करने के लिए, फिर उस केस को क्लियर जाने के लिए हमें कितने आवर्स लगेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, उर्दू वर्ल्ड कनाडा से आपको दोबारा खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर किसी साइल का, किसी क्लेमेंट का इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड के स्टेज के ऊपर केस रिफ्यूज़ होता है, तो वैसे पीयूष गौर साहब बता रहे थे उसको हम रेफ्यूजी अपील डिवीज़न में जाते हैं। मैं इनसे सवाल ये करूँगा कि अगर इस स्टेज के ऊपर भी, जिसको हम दूसरा स्टेज कहते हैं रेफ्यूजी अपील डिवीज़न, अगर इसमें भी केस डिनाई हो जाता है, रिफ्यूज़ हो जाता है किसी ग्राउंड के ऊपर, तो फिर आगे क्या क्लाइंट के पास ऑप्शन होती है? आप आगे उसके लिए क्या कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, जब आपका आरएडी से भी, जो रेफ्यूजी अपील डिवीजन से भी केस डिना जाता है, तो आपके पास 15 दिन होते हैं उसको फेडरल कोर्ट के अंदर चैलेंज करने के लिए, जिसमें आप जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन डालते हैं। जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन के अंदर आपको फेडरल कोर्ट को बताना होता है कि जो मेरा रैड या आरपी, जब रैड में आपका केस गया था, उन्होंने किस जगह पे गलती करी, यानी किस जगह पे उन्होंने मेरा केस प्रॉपर नहीं देखा, और क्या क्या प्रॉपर लीगल, आई वुड से प्रॉपर लीगल अप्रोच नहीं ली। आपने वो लीगैलिटी को चैलेंज करना होता है, और यूजुअली फेडरल कोर्ट क्या करती है, द फेडरल कोर्ट कैन रिमिट द केस बैक टू द आईआरबी, यानी फेडरल कोर्ट जो आपका केस है वो वापस किसी और ऑफिसर के पास आपका केस भेज देती है फॉर रीडिटर्मिनेशन। हाँ जी, एक मेन चीज़ और है, जब आपका केस फेडरल कोर्ट जाता है, देर आर लाइकली चांसेस कि आपको सीबीएस से रिमूव करने की कोशिश करे। दे माइट कॉल यू इन, आपको बुलाए वापस और बोले हम इसको रिमूव कर रहे हैं। उस केसेस में हम फेडरल कोर्ट के अंदर आपके लिए स्टे की अर्जी भी डालते हैं कि देखिए, इस पर्सन के साथ रैड के अंदर एक प्रॉपर डिसीजन नहीं हुआ, हमने इसको चैलेंज किया हुआ है, और जब तक इसका डिसीजन आता है तब तक पर्सन को स्टे दिया जाए फेडरल कोर्ट में। तो ये फेडरल कोर्ट के लिए हमारा काम है। नाज़रीन, हम आपको डिसहार्ट नहीं कर रहे, हमारा मकसद आपको इस पूरे प्रोसेस से आगाही देना है। क्यों? अगर आपका पहले स्टेज के ऊपर इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड के स्टेज के ऊपर केस रिफ्यूज़ हो जाता है, तो मेरा मकसद इनसे सवाल करने का हरगिज़ ये नहीं है कि हम आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं। हम आपको तरीका बता रहे हैं कि आप इधर उधर फिरने की बजाय आप अपने लॉयर, अपने वकील से रब्ता करें, वो आपको अगले स्टेज के ऊपर लेके जाएंगे, उससे अगले स्टेज के ऊपर ले जाएंगे। अब हम फाइनल स्टेज की बात करते हैं कि अगर किसी क्लेमेंट का, किसी क्लाइंट का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, केस जो है वो पीयूष गौर साहब, अगर ये रिफ्यूज़ हो जाता है फेडरल कोर्ट में भी, उसके पास लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है? देखिए, फेडरल कोर्ट अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो एक हम देखते हैं कि क्या किसी पर्सन ने एचएनसी की एप्लीकेशन लगाई हुई थी, या बिकॉज ही इज़ इन कनाडा वी कैन फाइल फॉर ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट ग्राउंड्स। बट ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट ग्राउंड से आपको ऑटोमेटिक स्टे ऑफ रिमूवल नहीं मिलता, आपको स्टे फिर भी अप्लाई करना पड़ता है। तो एक एचएनसी एक ऑप्शन है। सेकेंडली, कई बार किसी का फेडरल कोर्ट रिफ्यूज़ हुआ है 2-3 साल पहले, और उसको सीबीएस ने रिमूव नहीं किया, राइट? तो उस केसेस के अंदर अगर आपको सीबीएस से रिमूव करती है तो आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है प्रा के लिए, जिसे कहते हैं प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट। उस केस में आप सीबीएसए को बताते हो कि मेरी जान को खतरा है, तो सीबीएसए आपको प्रा ऑफर करती है। आप प्रा अप्लाई नहीं कर सकते, प्रा आपको हमेशा ऑफर होता है जब आपका रिमूवल हो रहा हो या फिर कोई रिमूवल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो रही हो। उस केस के अंदर प्रा में जो सीबीएसए ऑफिसर है, या तो आपका पेपर बेस्ड डिसीजन दे सकता है, यानी कि विदाउट ए हियरिंग, या फिर आपको हियरिंग लेके आपको एक डिसीजन दे सकता है। तो पीयूष साहब, ये आपने एचएनसी ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट ग्राउंड की बात की, इसके क्या ग्राउंड है, किस बुनियाद पे, किस बेस के ऊपर अगर आपके पहले 3 स्टेजेस के ऊपर केस रिफ्यूज़ हो रहा है, तो एचएनसी में कैसे आपको केस मिलता है, किस ग्राउंड पे? देखिए, जो आप एचएनसी ऐसे कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड, मतलब इंसानियत। आप इंसानियत में कहो कि आपकी आपको निकालने से कनाडा को क्या नुकसान होगा। इसका मतलब क्या आपकी कोई ऐसी कोई यहाँ पे बिजनेस आपने खोल लिया, कुछ खोल लिया जिसके अंदर आप बहुत लोगों को नौकरियाँ दे रहे हैं, आपके जाने की वजह से इतने लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, या फिर
आपने अपने को एस्टैब्लिश कर दिया है कैनेडियन टाइज के साथ, आपको शो करना है कि आप एक एसेट हैं कनाडा के लिए, या ह्यूमैनिटेरियन तौर पे, यानी कि आप इस कंट्री में आप आए, आपने यहाँ प्रॉपर एजुकेशन करी, आप यहाँ की आपने वो कहते नहीं इंग्लिश सीखी, यहाँ पे आपने एक सर्कल बनाया, और आप कहते हो कि जो ह्यूमन की इंसानियत के तौर पे आपको यहाँ पे एक रहने की पनाह दी जाए। इस केसेस में आप HNC लगा देते हो। कई लोग इसलिए लगाते हैं, देखिए कि हम कनाडा में एज ए रेफ्यूजी आए थे, हमें इस प्रोसेस को 10 साल लगे, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर लिया है, हमने अपनी लाइफ, हमारे बच्चे हो गए हैं यहाँ पे, हमारे बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं, हमने यहाँ पे एज अ प्रॉपर, चाहे हम कनेडियन नहीं थे या फिर हम PR नहीं थे, हमने एज अ कनेडियन अपनी ज़िंदगी जी, प्रॉपर टैक्सेस हमने फॉलो करे हैं, ठीक है, और हम इस जगह पे जाके हमने ये एक्सपर्टाइज करी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस बेस पे हमें यहाँ पे रखा जाए। तो ये चीज़ें हैं। अगर किसी क्लाइंट, किसी बंदे ने किसी और मुल्क में रेफ्यूजी क्लेम डाला हुआ था, अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि वो अब कनाडा आ चुका है या आना चाहता है, तो क्या उसके लिए क्या रास्ता होगा कि वो दोबारा यहाँ पे आके क्लेम डाल सके? क्या वो अलाउ होता है कि वो केस डाल सकेगा यहाँ पे? आप किसी और मुल्क में आप अगर रेफ्यूजी क्लेम डाल चुके हैं तो आप कनाडा में रेफ्यूजी क्लेम नहीं डाल सकते। आपको यहाँ पे प्रा ऑफर होता है, जिसे कहते हैं प्री अप्रूवल रिस्क असेसमेंट, जो मैंने पहले भी बताया था। प्रोसीजर यही होता है कि आप आते हैं, आप IRCC पोर्टल के ऊपर आप अपना पोर्टल बनाते हैं, आप रेफ्यूजी क्लेम की तरह अपना क्लेम इनिशिएट करते हैं, और वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हैव यू अप्लाइड फॉर रेफ्यूजी क्लेम, वहाँ पे आप येस करते हैं और आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। उसके बाद आपका केस सबमिट होता है, और इंटरनली फिर आपको CBS से कॉल करती है और आपको प्रा ऑफर करती है, जिसके अंदर आप अपनी स्टोरी देते हैं और आपकी हियरिंग होती है। तो आप IRB की तरफ नहीं जाते, मतलब आप इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड की तरफ नहीं जाएंगे, आपको CBS से देगी प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट, और आपका उस टीम के अंदर आपका जो रेफ्यूजी क्लेम है वो आपका चलेगा। एंड उसके बाद जब आप अगर आपका वो प्रा डिनाई हो जाता है तो आप फेडरल कोर्ट जाते हैं। वेयरएज जब हम IRB के पास होते हैं तो आपके पास RPD होती है, फिर आपके पास अपील होती है, उसके बाद फेडरल कोर्ट होता है, लेकिन प्रा के बाद सीधा फेडरल कोर्ट होता है। क्लोजिंग से पहले पीयूष साहब, मुझे 2 और चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट याद आ गई हैं कि जैसे कि पिछले कई सालों में कोई बंदा अमेरिका पहुंच जाता था और वो अमेरिका से बॉर्डर क्रॉस करके, जो कि अलाउ था, और वो आ जाता था। इन दिनों में जब एक एग्रीमेंट है कनाडा और अमेरिका के दरमियान, जिसे थर्ड सेफ कंट्री एग्रीमेंट कहते हैं, क्या इन दिनों में कोई बंदा अगर अमेरिका में है और वो वहाँ पे सेफ नहीं है, तो वो कनाडा आना चाहता है, तो क्या वो आ सकता है, यहाँ पे क्लेम कर सकता है? लीगली नो, नहीं आ सकता वो, क्योंकि उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट के थ्रू आप कनाडा अगर आ भी गए तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, बिकॉज इज सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट। तो लीगली आप अलाउड नहीं है, और आपको कोई भी बॉर्डर पे आपको एंट्री नहीं देंगे। बट उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस किस हिसाब से हैं? एक्सेप्शंस हैं अगर कोई आप कुछ कैटेगरीज में फॉल करते हैं, जैसे आपकी फैमिली यहाँ पे है, राइट, या फिर आपकी किसी फैमिली ने यहाँ पे क्लेम डाला हुआ है, तो अगर ऐसी कुछ कैटेगरीज हैं जो IRB की वेबसाइट पे लिखी हुई है, अगर आप उस कैटेगरी एक्सेप्शन में फॉल करते हैं तो आप लीगल किसी भी बॉर्डर से कनाडा आ सकते हैं, अदरवाइज आप लीगली कनाडा में एंटर नहीं कर सकते। और फाइनली बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया, और ऑकवर्ड सा है, लेकिन बैरिस्टर पीयूष गौर साहब मैं पूछूंगा कि आपके रेफ्यूजी क्लेम, जब आप इनिशियली कोई क्लेमेंट आपके पास आता है और IRB में आपको हायर करता है, क्या इस स्टेज के बाद जो स्टेजेस आपने बयान किए हैं उनके लिए आपकी फ़ी, जो लीगल फ़ीस है जो कि अलाउ है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो फ़ीस डिफरेंट होती है जो कि आपकी पहले स्टेज के ऊपर होती है? क्योंकि लोग ये सवाल करते हैं कि जी अब हमने तो फ़ीस पे कर दी थी IRB के केस के लिए, आगे रेड या जुडिशल रिव्यू या HNC के लिए हम दोबारा फ़ी पे करेंगे या नहीं? जब आप नई कोर्ट में जा रहे हैं, आपके नई तरह से कागज़ लग रहे हैं, राइट, हम दोबारा मेहनत कर रहे हैं, कोई भी बिज़नेस एज अ लॉयर हम एक बिज़नेस है, राइट, हम आपका केस ज़रूर चाहते हैं कि आप जीतें, पर देखिए हर पर्सन मेहनत करता है, तो फीस ज़रूर आगे आपकी दोबारा ली जाती है, दो वो वैरी करती है, यानी कि इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच आवर्स वी आर पुटिंग एट। तो ऐसा नहीं होता कि ये एक फिक्स्ड फ़ी है हर फील्ड के लिए, नहीं, वो देखा पड़ता है कि कितने आवर्स लगेंगे। एग्जाम्पल, आपकी अपील के अंदर जब IFA इशू है, क्रेडिबिलिटी इशू नहीं था, यानी कि जो आपने स्टोरी दी उसकी सच और झूठ इशू नहीं है, इशू ये है कि आप किसी और जगह पे नहीं रह जा सकते, तो हमारे आवर्स कम लगेंगे, तो उस केस में हमारी फीस ऑन द लोअर साइड होगी। लेकिन अगर किसी केस के अंदर जो एक कॉम्प्लेक्स केस है
उसमें बहुत चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ेंगी, बहुत चीज़ें हमें लॉ लीगल सर्च करना पड़ेगा, उस केस में फीस ऑन द हायर साइड होगी। सेम केस फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑल्सो। इट ऑल डिपेंड्स केस टू केस एंड इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे उस केस को हमें विन करने के लिए या फिर उस केस को की तरफ जाने के लिए हमें कितने आवर्स लगेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। नाज़रीन, हमने पूरी कोशिश की कि उर्दू वर्ल्ड कनाडा के ज़रिए आपके तमाम सवालात का जवाब जो है बैरिस्टर पीयूष गौर साहब के सामने रखें। बैरिस्टर पीयूष गौर साहब बैरिस्टर हैं, ये कैलगरी में मौजूद हैं, नोज़ क्रीक के नाम से इनकी लॉ फर्म है। इनके नंबर्स हमने आपको बता दिए हैं। आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरे इस स्क्रीन के ऊपर आप मेरी जो मीडिया फर्म है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे नंबर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हम एक प्रॉपर जो है वो लॉयर से आपको उनके सवालात के जवाब ज़रूर दिलवाएंगे। तो आप हमसे सवाल करें और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके सवालात भी लेंगे। इस वक्त तक आपका बहुत शुक्रिया बैरिस्टर पीयूष गौर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम स्पेयर किया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।